दीक्षा वहीं बैठी रही। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था, सिर भी थोड़ा भारी हो रहा था, तो वह उठकर एक तरफ कोने में चली गई। आकाश बाहर आया तो देखा कि चारों लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आकाश भागकर उसके पास आया। चारू, क्या हुआ तुम्हें? आकाश ने घबराकर पूछा, लेकिन चारों कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी और अगले कुछ ही पलों बाद वह बेहोश हो गई। आकाश उसे बेहोश होता देखकर घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला गया। इन सब में वह यह भूल गया कि दीक्षा अंदर अकेली है। दीक्षा का सर अब धीरे धीरे घूमने लगा था। वह कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। तभी उसे अपने पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें ठीक से खोलकर सामने देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उसे अजीब तरह से छू रहा था। उसकी नज़र दीक्षा के शरीर पर थी। दीक्षा उसे देखकर घबरा गई। उसने एक धक्का उस आदमी को दिया, वहां से जाने लगी, लेकिन उसके कदम थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। वह अपने होश खोने लगी थी। इसी का फायदा उठाकर उस साध्वी ने उसे फिर से पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की डार्लिंग? वह उसे पकड़कर बहुत भद्दी हंसी हंस रहा था। उसकी नजरें दीक्षा के जिस्म को घूर रही थी जो दीक्षा को बहुत नागवार गुजर रही थी। वह आदमी दीक्षा के बिल्कुल करीब आ गया और अपना चेहरा दीक्षा के करीब ले जाने लगा। दीक्षा उसे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके सामने बहुत कमजोर थी। आखिर में दीक्षा ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे एक तेज धक्का दिया, जिससे वह आदमी उसे थोड़ा दूर जा छिटका। इसे का फायदा उठाकर दीक्षा लिफ्ट की ओर भाग गई। वह आदमी भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन लिफ्ट तब तक बंद हो चुकी थी। दीक्षा ने राहत की सांस ली, लेकिन घबराहट के मारे अभी भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका फोन भी उसके पास नहीं था, जिससे वह आकाश को बता पाती कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। कुछ देर बाद लिफ्ट होटल के टॉप फ्लोर पर रुक गई थी। दीक्षा लिफ्ट से बाहर आ गई। उसे अभी भी बहुत डर लग रहा था। दीक्षा अभी ढंग से भी नहीं थी कि उसे फिर से वह आदमी दिखा। दीक्षा को देखकर वह आदमी तिरछा सा मुस्कुरा दिया। वह तुरंत वहां से एक तरफ बनी गली में घुस गई। वहां दोनों तरफ ही कमरे बने हुए थे। दीक्षा कभी पीछे देखती तो कभी उन बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करती, लेकिन उसकी किस्मत की एक भी दरवाजा खुला हुआ नहीं था। दीक्षा ने देखा कि वह आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है, तो दीक्षा फिर से एक तरफ को मुड़ गई। कुछ आगे चलकर उसे एक दरवाजा दिखा जो खुला हुआ था। दीक्षा तुरंत उसके अंदर घुस गई और उसे लॉक करके उसी से लगकर खड़ी हो गई। वो एक बड़ा सा लिविंग रूम था। उस आदमी को जब दीक्षा कहीं नहीं दिखी तो वो उसे कोसता हुआ वहां से चला गया। वह बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ पल बाद जब वह संभली तो उसे अपने सामने एक दरवाजा दिखा। दीक्षा इतना घबरा गई थी कि वो बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए उस रूम में चली गई। कमरे में कोई नहीं था, यह देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी, लेकिन दीक्षा को अब अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, बहुत घुटन और गर्मी महसूस हो रही थी। प्यास से होठ सोख रहे थे। दीक्षा ने अपने आसपास देखा तो उसे पानी का जग दिखा। वो तुरंत जग के पास गई और ग्लास में पानी डालकर उसे एक ही सांस में पी गई, लेकिन उसे थोड़ी भी राहत नहीं मिली, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ उसे और ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वह बुरी तरह छटपटा आने लगी। दीक्षा से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उस रूम से अटैच बाथरूम में चली गई। वह पूरी तरह लड़खड़ा रही थी, उस पर नशा पूरी तरह हावी हो चुका था। दीक्षा बाथरूम में आई और उसने शावर ऑन कर दिया। शावर के गिरते ठंडे पानी से उसके शरीर को थोड़ी राहत मिल रही थी। वह अपने हाथों से अपने चेहरे को, गले को और अपने हाथों को रगड़ रही थी। दीक्षा ने ध्यान ही नहीं दिया कि वह रूम किसी ने बुक करवा रखा है, और वह रूम किसी और का नहीं बल्कि सक्षम का था। सक्षम बाहर लिविंग रूम में बैठा शराब पी रहा था। जब दीक्षा उसके कमरे में आई तब उसके पीठ थी दीक्षा की तरफ, इसलिए न उसे दीक्षा को देखा और न ही दीक्षा उसे देख पाई। सक्षम बहुत ज्यादा नशे में डूब चुका था। उसने आज बाकी दिनों से भी ज्यादा शराब पी ली थी। काफी देर तक शराब पीने के बाद वो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने बेडरूम की तरफ चल दिया। सक्षम कमरे में आया तो उसे उस शांत से कमरे में कुछ आवाजें सुनाई दी। सक्षम ने ध्यान से सुना तो वह पानी गिरने की आवाजें थी जो बाथरूम से आ रही थी। उसने तुरंत अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए। वह शराब पीने का आदी था, इसलिए कभी अपने होश नहीं खोता था। दीक्षा ने दरवाजा भी लॉक नहीं किया था, इसलिए वह बिना किसी परेशानी के बाथरूम के अंदर चला गया। दीक्षा की पेट थी उसकी तरफ, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन किसी लड़की को अपने बाथरूम में देखकर उसकी ओरियां चढ़ गई। वह तेज कदमों से दीक्षा के पास आया
और उसे खुद की तरफ पलट लिया। दीक्षा अपनी अघु आंखों से उसे देखने लगी। वो दीक्षा को पहचान चुका था, लेकिन दीक्षा अपने होश खो चुकी थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में आने की? सक्षम ने अपने दांत पीसते हुए उससे पूछा, लेकिन वो उसे देखकर मदहोश होने लगी थी। वो उसके करीब खड़ा था, जिस वजह से शावर के पानी ने उसे भी भिगो दिया था। ब्लैक कलर की शर्ट जो गीली होने की वजह से उसके जिस्म से चिपक गई थी। दीक्षा का गला सूखने लगा था। उसे देखकर दीक्षा बेख्याली में ही अपना हाथ उठाया और उसके सीने पर अपनी उंगली रख दी, लेकिन उसकी यह हरकत सक्षम के गुस्से को हवा दे गई। उसने एक झटके में दीक्षा को पास की दीवार से लगा दिया और अपनी जलती निगाहों से उसे घूरने लगा। हल्का सांवला रंग और सलीके से सेतकी हुई दाढ़ी और उस पर उसकी वो कातिल सी निगाह। दीक्षा पूरी तरह से उसकी आंखों में खो चुकी थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरे रूम में आकर कितनी बड़ी गलती की है? वह उस अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था, लेकिन दीक्षा कुछ नहीं बोली। उस पर उसकी बातों का और गुस्से का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अभी की अभी निकलो मेरे रूम से। जब वो कुछ नहीं बोली तो सक्षम शावर बंद करके उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ वॉशरूम से कमरे में ले आया। अब जाओ यहाँ से। सक्षम ने उसका हाथ छिटक दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यही रहना है, वो बोली तो सक्षम ने गुस्से में उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। सुनो लड़की, मुझे कुछ भी उल्टा सीधा करने पर मजबूर मत करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो बहुत गुस्से में था। मैं क्या करूं? आप मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? दीक्षा अपनी आंखें टिमटिमाते हुए मासूमियत से बोली। उसने फिर से उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया था, तो इस बार सक्षम हल्के से हंस पड़ा। अब मैं समझा तो तुम मुझे यहाँ सेड्यूस करने आए हो, ताकि मुझे बहका कर मेरा फायदा उठा सक, मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा सको। कोशिश तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन इंसान तुमने गलत चुन लिया। सक्षम के शब्द उसकी बाह पकड़कर बहुत नफरत से बोला। दीक्षा ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसकी नज़र तो सिर्फ उसके खलते होठों पर थी। वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई। सक्षम ने उसे खुद से दूर छिटक दिया था। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझे जरूरत है आपकी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहीं रहना है, प्लीज। दीक्षा सक्षम के सीने से लग गई। उसकी करीबी से दीक्षा को राहत मिल रही थी। वो उसे छूना चाहती थी, उसके करीब रहना चाहती थी। तुम लड़कियां इतनी बेगैरत क्यों होती हो, जिन्हें सिर्फ पैसे और जिस्म की भूख होती है? किसी के पसंद नापसंद, किसी के जज्बातों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरे से मासूम लगती हो, लेकिन दिल में सांप से भी ज्यादा जहर भरा होता है। इतने बेशर्म होती हो कि किसी भी अजनबी के साथ एक बैंड शेयर करने से कोई गुरेज नहीं होता। सक्षम ने पीछे से उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ठीक अपने चेहरे के सामने कर लिया था और सीधा उसकी आंखों में झांक रहा था। नफरत उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। अब तुम खुद को ही देख लो, चेहरे से दुनिया भर की मासूमियत छलकती है, लेकिन अंदर से उतनी ही चालबाज और शातिर हूँ। मुझे देखा तो मेरे जिस्म भाग गया, तुम्हें मुझे एक बार पाने की ख्वाहिश जाग गई तुम्हारे दिल में, और अपनी उन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेरे बेडरूम तक आ गई। लेकिन कुछ ख्वाहिशें बहुत जानलेवा होती है, पूरी तो होती है, लेकिन बदले में बहुत तकलीफ दे जाती है, और वही तकलीफ आज तुम भी महसूस करोगी। सक्षम ने उसके ठंड से थरथरा होठों पर उंगली फेर कर आखिर के शब्द कहे थे सक्षम ने, और मजबूती से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया तो उसकी नज़र एक पल को दीक्षा के सर गुलाबी होठों पर ठहर गई, जो ठंड की वजह से और गुलाबी हो गए थे। सुबह करीब 4 बजे दीक्षा थकान और नशे में होने की वजह से गहरे नींद में सो गई, लेकिन सक्षम की आंखों में नींद नहीं थी। वह उसके करीब लेटा अपनी खाली आंखों से उसे देख रहा था। दीक्षा खुद को कंबल में समेटे सो रही थी। सक्षम उसे देखते हुए काफी कुछ सोच रहा था। उसे लड़कियों से नफरत थी। उसके लिए लड़कियां सिर्फ यूज एंड थ्रो की चीज थी। वह उन्हें सिर्फ एक सामान की तरह इस्तेमाल करके छोड़ देता था, और आज उन लड़कियों में दीक्षा का नाम भी शुमार हो चुका था। सक्षम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बेड से उठ करके बाथरूम में चला गया। उसने शावर ऑन करके अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा और फिर शावर बंद करके बाथरूम पहनकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसकी नज़र बेड पर गई। दीक्षा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। सक्षम ने जल्दी से कपड़े पहने और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर एक बैग में डाल दी। अपना सारा सामान रखने के बाद वह जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसकी नज़र एक बार फिर से बेड पर सोई हुई दीक्षा पर चली गई। तभी उसका फोन बज उठा। सर, आधे घंटे बाद आपकी फ्लाइट है। उसने फोन खाया तो सामने से आवाज आई, हम आ रहा हूँ। सक्षम दीक्षा को देखते हुए ही बोला।
और तुरंत फोन काट दिया। सक्षम दीक्षा के करीब बेड तक आया और एक चेक पर साइन करके उसे एक नज़र देखा और फिर एक पेपर पर कुछ लिखकर उसके पास वाले टेबल पर रख दिया और फिर दीक्षा को देखा। वह अभी भी झुका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दीक्षा के करीब था। दीक्षा सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। सक्षम की नज़र एक पल को उसके चेहरे पर ठहर गई। गुडबाय स्वीट हार्ट, मैं दोबारा तुम्हारा शक्ल कभी नहीं देखना चाहूंगा, कहते हुए सक्षम ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को एक तरफ कर दिया था। वह सीधा खड़ा हुआ और अपनी आंखों पर गोगल्स चढ़ाकर तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। नीचे आकर उसने चेक आउट किया और फिर होटल से बाहर खड़ी एक चमचमाती कार में बैठकर वहां से निकल गया। कमरे में दीक्षा आई भी गहरी नींद में सोई हुई थी। दूसरी तरफ आकाश हॉस्पिटल के अंदर टेबल पर परेशानी से बैठा हुआ था। वो पूरी रात सोया नहीं था। अंदर चारों बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसने गलती से किसी चीज में अजवाइन खा ली थी जिससे उसे एलर्जी है, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वह पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शन और दवाइयां दी थी जिस वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया था। आकाश को सिर्फ चारू की ही नहीं बल्कि दीक्षा की भी फिक्र हो रही थी। वह चारू को हॉस्पिटल लाने के चक्कर में उसे वहीं छोड़ आया था। पता नहीं दीक्षा ठीक होगी या नहीं। ओ गौर, वो ठीक से होटल पहुंच गई हो। एक तो उसके पास फोन भी नहीं है। करीब 9 बजे जब सूरज की किरणें दीक्षा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई और माथे पर शिकन आ गई। उसने आंखें बंद किए हुए ही अपना हाथ उठाकर सर पर रख लिया। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, हाथ पैर बुरी तरह अकड़ गए थे। दीक्षा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। वो अपने कमरे में नहीं थी। ऊपर सीलिंग को घूरते हुए वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसे बिल्कुल भी उठा नहीं गया। बदन के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वह फिर से बेड पर गिर गई। दर्द की वजह से अब उसकी आंखें गीली हो गई थी। उसने धीरे से करवट बदल ली तो उसके जिस्म में दर्द के मारे सिरहन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मीच ली। कुछ देर बाद आंखें खोली तो उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, उस ड्रेस पर पड़ी जो उसने कल रात पहन रखी थी। दीक्षा के चेहरे पर अब घबराहट आ गई थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। उसका दिल अब किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा गया था। उसने चारों तरफ कमरे को देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अपने आप को इस हालत में देखकर उसे लगा जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। दीक्षा को अब समझते देर नहीं लगी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो जोर जोर से रोना चाहती थी लेकिन वो बुत बनी बैठी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। उसने फिर से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और अपना मुंह खुट्टू में छुपाकर रो पड़ी। शरीर से ज्यादा दर्द अब उसके दिल में हो रहा था। वो कुछ देर यूं ही रोती रही और फिर कुछ सोचकर अपने आंसू पोंछ लिए। खुद को ब्लैंकेट से ढककर वह अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चले गई। दीक्षा आईने के सामने खड़ी अपने शरीर को देख रही थी जिस पर जगह जगह काले और लाल निशान बन चुके थे। किसी ने कितनी बहरामी से उसके साथ वो सब किया था। और अफसोस की बात यह है कि उसे उस शख्स का चेहरा तक याद नहीं। यह सोचकर ही उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था। दक्षा खुद की हालत दे से सक पड़ी थी। यह मेरे साथ क्या हो गया भगवान, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। कोई मेरे साथ यह सबसे बोला भी नहीं जा रहा था। जो उसके साथ हो चुका था उसके रेंते खड़े हो गए थे। पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने किसी तरह अपने कपड़े पहने और थके कदमों से बाहर आ गई। कोई उसका इस्तेमाल करके उसे अकेला छोड़कर जा चुका था। दीक्षा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो अब यहाँ एक और पल रुकना नहीं चाहती थी। दीक्षा ने अपने आंसू साफ की और जाने के लिए पलट गई, लेकिन तभी उसे कुछ खटका। उसने फिर से पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखा तो उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ी। वो वहां गई और उसे उठाकर देखा। वहां एक ब्लैंक चेक और एक पेपर रखा हुआ था। दीक्षा न्यू उस पेपर को खोलकर उस पर लिखे शब्द पढ़े तो वह अवाक रह गई। एक ब्लैंक चेक छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे लिए। अपनी एक रात की जितनी कीमत लगा सकती हो उतने इस चेक में भर देना और एक बार दोबारा लाइफ में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक बार यूज की हुई चीजों को दोबारा यूज करने का आदी नहीं हूँ। गुरबाय। दीक्षा धम से बेड पर गिर गई। खुद पर घिना गई। उसे कोई उसकी इज्जत की कीमत लगा गया था। क्या इतनी सस्ती है उसकी इज्जत की? कोई भी उसकी कीमत लगा सकता है। दीक्षा ने उस कागज के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अभी तक तो वह ठीक से संभली भी नहीं था कि इसे कागज के टुकड़े ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो शख्स उसका इस्तेमाल करके उसे दुत्कार कर चला गया था। दीक्षा को खुद पर
और उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और उस ब्लैक चेक को देखा जिस पर उस शख्स का नाम लिखा था जिसके हाथों वो अपनी इज्जत गवा बैठी थी। उस चेक पर सक्षम बजाज लिखा हुआ था। सक्षम दीक्षा ने होठों में ही उसका नाम बुदबुदाया और उस चेक और उस कागज के टुकड़े को लेकर होटल से बाहर आ गई। दीक्षा जल्दी से अपने होटल पहुंच जाना चाहती थी, इसलिए उसने एक टैक्सी वाले को रोका और उसमें बैठकर वहां से चली गई। उसकी आंखों से आंसू सूखे नहीं रहे थे। ऑटो चालक भी उसे रोते हुए देख रहा था। मैडम, कोई परेशानी है क्या? ऑटो वाले ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को ध्यान से देखा नहीं। दीक्षा पहले तो चौंकी लेकिन फिर संभल कर बोली। उसने तुरंत अपने आंसू साफ कर लिए। ऑटो वाले ने भी फिर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो लोग होटल के सामने पहुंचे तो दीक्षा ने तुरंत उतरकर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दी। अरे मैडम, पैसे तो दो, पीछे से ऑटो वाले ने कहा तो देख के कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा, वो ऑटो वाले को पैसे देना भूल गई थी लेकिन उसके पास पैसे थे भी। कहा भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई थी। क्या मतलब पैसे नहीं है? जब पैसे नहीं थे तो ऑटो में क्यों बैठी थी? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, वो दीक्षा से तेज आवाज में बोला, जिसे सुनकर दीक्षा डर गई। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अपनी बेबसी पर इस बार वो रो पड़ी थी। द ऑटो वाला कुछ कहता उससे पहले ही किसी ने दीक्षा का नाम पुकारा तो दीक्षा का रोना और तेज हो गया। उससे कुछ दूरी पर आकाश खड़ा था। दीक्षा तुरंत जाकर उससे लिपट गई। आकाश ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। उसे लग रहा था कि दीक्षा पूरी रात उन दोनों से अलग थी, इसलिए रो रही है। सॉरी दीक्षा, चारों की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं पूरी रात उसके साथ हॉस्पिटल में था और फिर तुम्हारा फोन भी तो चारों ले गई थी, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। अब जैसे ही डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज किया हम तुरंत वापस आ गए। आकाश ने सारी बात बताई तो दीक्षा ने उसे अलग होकर उसे देखा। चारों भी उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई थी। तुम्हें क्या हुआ चारू? इस पागल ने गलती से अजवाइन खा ली थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभय बिल्कुल ठीक है। चारू की जगह आकाश ने जवाब दिया। चारू हल्का सा मुस्कुरा दी। अरे मैडम, मेरे पैसे तो दो। ऑटो वाला कब से अपने पैसे का इंतजार कर रहा था। दीक्षा ने आकाश से कहा तो उसने उसे पैसे दे दिए तो वह अपने पैसे लेकर वहां से चला गया। वैसे तुम कहां से आ रही हो दीक्षा? चारू ने पूछा तो सुबह का हर एक लम्हा उसकी आंखों के आगे घूम गया। उसकी आंखों में फिर से नमी उतरने लगी थी। गला चौक हो गया था। उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे कुछ कहने के लिए। मैं तुम दोनों को ढूंढने गई थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, इसलिए मुझे अब नींद आ रही है। मैं तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। दीक्षा जल्दी से अपनी बात कहकर जाने के लिए मुड़ गई और तेज कदमों से अंदर चली गई। आकाश को अजीब लगा तो वह भी उसके पीछे जाने को हुआ, लेकिन तभी चारों ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आकाश प्लीज मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो, चारों ने कहा तो आकाश मना नहीं कर पाया और फिर उसे लेकर अंदर चला गया। दीक्षा सीधा अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके उसी से लगकर बैठ गई। वह इतनी देर से खुद को संभाले हुए थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं रोते हुए बैठ गई। खुद से नफरत सी महसूस हो रही थी। उसे किसी के सामने जाने में एक शर्म, एक झिझक महसूस कर रही थी। किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अपनी ही नजरों में गिर सी गई थी। आज वो रोते हुए ही उसकी नजर जब अपने हाथ में पहनी उस चमचमाती अंगूठी पर पड़ी तो उसका दिल कांप उठा था। आकाश का वो मुस्कुराता चेहरा और उसकी आंखों में खुद के लिए बेहद प्यार ने उसे गलानी से भर दिया था। अब क्या करूंगी? कैसे आकाश का सामना करूंगी? कैसे बताऊं कि मैं उसके काबिल नहीं रही हूँ? वह मुझ जैसी लड़की से शादी तो क्या दोस्ती भी रखना पसंद नहीं करेगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं बचा है अब मेरे पास। और मम्मी पापा, उनको क्या बोलूंगी? उन्हें कितना विश्वास था मुझ पर और मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। मैं अब किसी से नजरें मिलाने की काबिल भी नहीं रही। दीक्षा जितना यह सब सोच रही थी उतना ही खुद की नजरों में गिरती जा रही थी। खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। वो कल तक सब सही था और आज सब कुछ बर्बाद हो गया था। दीक्षा घंटों वहीं बैठी रोती रही और फिर रोते हुए वहीं सो गई। आकाश दीक्षा के पास जाना चाहता था, लेकिन चारू ने उसे यह कहकर उसके पास जाने से मना कर दिया कि वह पूरी रात सोई नहीं है तो उसे कुछ देर आराम करने दे और खुद भी थोड़ी देर सो जाए। आखिर वो भी तो पूरी रात सोया नहीं था। आकाश को उसके बात ठीक लगी तो वो अपने कमरे में चला गया। फ्रेश होकर बेड पर लेटा
तो थके होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। कई घंटों बाद दीक्षा बेसुध सी जमीन पर पड़ी थी। किसी ने तेज आवाज में दरवाजा खटखटाया तो उसकी नींद खुल गई, लेकिन उसे आंखें नहीं खोली गई। लगातार रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी आंखें सूअ गई थी। आंखों में दर्द होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे पलकें आपस में चिपक गई हों। बमुश्किल उसने अपनी आंखें खोली और 2-3 बार पलकों को झपका, तब जाकर पर वो सब कुछ ठीक से देख पाई। बाहर से कोई अभी भी लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। वो जमीन पर लेटी हुई थी। यह देखकर उसने अपने पास में रखी टेबल को पकड़ लिया। उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह खुद से खड़ी हो पाए। टेबल को पकड़कर वह खड़ी हुई और दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया। तभी बाहर से आकाश की आवाज आई, दीक्षा तुम्हें क्या हुआ है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? आकाश की आवाज सुनते ही दीक्षा दरवाजे से 2 कदम पीछे हट गई। उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की। आकाश उसे बचपन से जानता था। वो उसकी आंखों को देखकर ही जान जाएगा कि वह किसी बात को लेकर परेशान है। इसलिए दीक्षा उसके सामने जाने से बच रही थी। वह खुद को किसी ऐसी जगह छुपा लेना चाहती थी जहां कोई उसे देख ना पाए। आकाश ने फिर से आवाज लगाई तो दीक्षा ने खुद को शांत करके गहरी सांस ली। आकाश मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फ्रेश होकर आती हूं, फिर तुमसे बात करूंगी। तुम अपने रूम में चले जाओ, मैं वहीं आ जाऊंगी। दीक्षा को और कोई बहाना नहीं मिला था। ठीक है, तुम जल्दी आना, बात बहुत जरूरी है, आकाश ने कहा और फिर चला गया। दीक्षा ने उसके जाते कदमों की आवाज सुनी तो उसने राहत की सांस ली। उसकी नज़र जमीन पर पड़े चेक और कागज के उस टुकड़े पर गई तो उसकी आंखें फिर से गीली हो गई। उसने उन दोनों को उठा लिया और फिर से कागज पर लिखे उन शब्दों को पढ़ने लगी। जितनी बार भी उन शब्दों को पढ़ती उतनी ही बार उसे खुद से और शक से नफरत होती जो उसके इस हालत का जिम्मेदार था। दीक्षा ने उस चेक और कागज के टुकड़े को कबर्ड में रखा और फिर बाथरूम में चली गई। खुद को आईने में देखा तो उसे खुद की हालत पर ही तरस आ गया। वो ऐसे तो कभी ना थी जैसी आज हो गई है। बिल्कुल लुटी हुई सी जिंदगी से बेजार लड़की। उसके तो कई सपने थे, बहुत से अरमान और ख्वाहिशें थी जो उसकी एक रात की गलती की बलि चढ़ गए थे। अब तो उसे अपनी जिंदगी ही एक बोझ लग रही थी। मन में बार बार अपनी जिंदगी को खत्म कर देने का ख्याल आ रहा था, लेकिन जब भी आंखों के आगे उसके हंसते मुस्कुराते परिवार का चेहरा आता तो वो खुद को संभाल लेती। वो एक बहुत समझदार और हालातों के आगे डटकर खड़ी रहने वाली लड़की थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ था उसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। दीक्षा ने कुछ देर शावर लिया और कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाए और फिर चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल बेनूर हो गया था, जिस पर गहरी उदासी छाई हुई थी जिसे वो मेकअप के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को एक बार आईने में देखा और एक गहरी सांस लेकर आकाश के कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। आखिर कभी ना कभी तो उसे आकाश का सामना करना ही था। वह आकाश के कमरे में आई तो उसने देखा कि वह परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे देखकर तुरंत उसके पास आ गई। तुम क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दीक्षा ने उसके परेशान चेहरे को देखकर पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से जाकर बस अपना सामान पैक कर लो, हम अभी दिल्ली के लिए निकलेंगे। लेकिन हमारी तो 2 दिन बाद के टिकट है ना थी, लेकिन मैंने कैंसिल करवा दी है क्योंकि हम आज ही जाएंगे। तुम जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लो, आकाश ने कहा तो दीक्षा अब कुछ नहीं बोली। वो खुद भी यहाँ से जितनी जल्दी हो चली जाना चाहती थी। उसे यहाँ अब एक पल भी नहीं रुक जा रहा था। वह कमरे में आकर अपने सारे कपड़े कबर्ड से निकालकर बैग में डालने लगी। उसने वह चेक और कागज का टुकड़ा भी अपने सामान में रख लिया था और बैग बंद करके बेड पर बैठ गई। वह अपने दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम रहती। कुछ धुली यादें थी जिन्हें वह साफ नहीं देख पा रही थी। दीक्षा चलो, आकाश उसके पास आया तो वो अपना बैग उठाकर उसके साथ चल दी। आकाश ने फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी थी, इसलिए कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। दीक्षा का चेहरा अभी भी उदासी से सरोबर था। आकाश और चारू के चेहरे पर भी टेंशन थी, इसलिए उन्होंने दीक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दीक्षा खिड़की के बाहर पीछे छूटते बर्फ के पहाड़ों को देख रही थी। कितनी खुश थी वो जब यहाँ आई थी, लेकिन अब उसे यहाँ आने का फैसला अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लग रहा था। वो खुद को कोस रही थी यहाँ आने के लिए। ना वो यहाँ आती और ना ही यह सब होता। उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई। उन्हें भी तो उसका शिमला आना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। शायद इसलिए कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चों पर आने वाली परेशानी पहले ही भाप लेती है।
अपनी मम्मी को याद कर दीक्षा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आकाश से अपना फ़ोन मांगा। उसने 2 दिन से अपने परिवार से बात नहीं की थी। वो उन्हें फ़ोन करके बताना चाहती थी कि वह घर वापस आ रही है। रहने दो ना दीक्षा, तुम उन्हें कॉल करोगी तो अपने आने के बारे में बताओगी तो उन्हें उतनी खुशी नहीं होगी जितना तुम्हें अचानक अपने सामने देखने पर होगी। वैसे भी हम घर जा ही तो रहे हैं ना। हाँ दीक्षा, आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, बस कुछ ही घंटों की तो बात है, उसके बाद हम अपने शहर में होंगे अपनी फैमिली के साथ। चारों ने भी कहा तो दीक्षा ने हामी भरी और फिर से अपनी नजरें पीछे छूते रास्तों पर लगा दी। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पर थे। कुछ घंटों के सफर के बाद वो लोग दिल्ली पहुंच गए थे। आकाश ने कैब बुक करी और उसे एक हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। दीक्षा अपने ख्याल में इतना गुम थी कि उसे आकाश की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो पूरे रास्ते खोई खोई सी ही रही। कैब हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और आकाश उसमें से बाहर निकल आया। उसने दीक्षा की तरफ का डोर ओपन किया और दीक्षा बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी है, तो वह जैसे होश में आई। उसने हैरानी से आकाश को देखा। आकाश, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने तुरंत आकाश से सवाल किया। अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। आकाश ने दीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन दीक्षा का दिल अब कुछ अनहोनी का सोचकर घबरा गया था। वो बार बार आकाश से पूछे जा रही थी, लेकिन आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसे लेकर अंदर चला गया। तुम यहीं रुको, 1 मिनट में आया। आकाश दीक्षा को रुकने का कहकर रिसेप्शनिस्ट के पास चला गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछा और फिर वापस दीक्षा के पास आ गया। चलो, आकाश ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। आकाश, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो दोनों जैसे ही ऊपर आए दीक्षा ने फिर से सवाल किया। दीक्षा, वो एक्चुअली आकाश अभी कह ही रहा था कि दीक्षा की नज़र एक बेंच पर बैठी अपनी मम्मी पर पड़ी तो उसने हैरानी से अपनी मम्मी को देखा। अंजना जी की आंखों में आंसू थे। उन्हीं के पास बैठी बानी अपनी नम आंखों से अपनी मम्मी को दिलासा दे रही थी। मम्मी, दीक्षा जल्दी से उनके पास आ गई। उन दोनों ने भी उठकर उसे देखा। दीक्षा को देखकर बानी उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दीक्षा हैरान सी उसे देख रही थी। बानी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, क्या हुआ? दीक्षा कभी अपनी मम्मी से तो कभी बानी से पूछ रही थी, लेकिन वह दोनों कुछ बोली नहीं, बस रोती रही। दीक्षा, आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखें आकाश से सवाल कर रही थी। आकाश, दीक्षा, वो एक्चुअली अंकल को हार्ट अटैक आया है, आकाश ने कहा तो दीक्षा जलसी वहीं खड़ी रह गई। उसे एक गहरा धक्का सा लगा। ये सुनकर क्या बकवास कर रहे हो तुम? दीक्षा ने गुस्से में आकाश का हाथ झटक दिया। वो सच कह रहे हैं दी, पापा को सच में कहते हुए वानी उसके गले लग गई। दीक्षा की आंखों में भी आंसू आ गए। दीक्षा के पापा सुबह हार्ट अटैक आ गया था। अंजना जी उन्हें हॉस्पिटल ले आई थी। उन्होंने दीक्षा को भी फोन किया, लेकिन उसका फोन आकाश के पास था तो उन्होंने आकाश को बता दिया। दीक्षा अपनी मम्मी के पास बैठकर उन्हें दिलासा दे रही थी, जबकि उसे खुद बहुत बड़ा धक्का लगा था। अभी तक तो वह अपने दर्द से उभरी भी नहीं थी कि एक नई मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। अपनी माँ और अपनी बहन के लिए आकाश भी वही था। उसके साथ चारों कुछ देर रुककर चली गई थी। डॉक्टर बाहर आए तो वह सब उठकर तुरंत उनके पास चले गए। डॉक्टर, मेरे पापा? दीक्षा ने जल्दी से पूछा। अभी के लिए तो स्टेबल कुछ टेस्ट किए हैं, कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा, डॉक्टर का करर चले गए। दीक्षा की मम्मी रोते हुए फिर से वहीं बैठ गई थी। अब उनको सबको कल सुबह तक का इंतजार था। दीक्षा कुछ दूर खड़ी अपनी मम्मी और बहन को रोते हुए देख रही थी। उसमें अब जरा भी हिम्मत नहीं बची थी उनके करीब जाकर उन्हें चुप करवाने की। वो चुपचाप वहां से दूसरी तरफ आ गई और अपने चेहरे पर हाथ रखकर सिसक पड़ी। उसका हमेशा हंसता खेलता परिवार आज इस दौर से गुजर रहा था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसने तुरंत अपने आंसू पूछ लिए और पलट कर देखा तो सामने आकाश खड़ा था। दीक्षा उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लग गई। वो काफी देर तक रोती रही। आकाश ने भी उसे नहीं रोका। शाम को आकाश के मम्मी पापा भी उनसे मिलने आए थे। आकाश की मम्मी उन सब के लिए खाना लाई थी। दक्षा ने बहुत मुश्किल से अपनी मम्मी को थोड़ा सा खाना खिलाया। आकाश ने भी बानी को थोड़ा सा खाना खिला दिया।
आकाश ने दीक्षा से भी कहा लेकिन उसने मना कर दिया तो वह उसे कैंटीन में ले आया। उन दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। आकाश तुम्हें बेंगलोर चले जाना चाहिए, दीक्षा ने आकाश से कहा तो आकाश ने हैरानी से उसे देखा। उसने तो अभी तक किसी को बताया भी नहीं था कि उसे अपनी जॉब की वजह से 1 हफ्ते के लिए अर्जेंटली बेंगलोर जाना पड़ेगा। तुम जब फ़ोन पर बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया था, ने उसकी आंखों में सवाल देखकर खुद ही जवाब दे दिया। तो तुमने यह भी सुना होगा कि मैंने जाने से मना कर दिया था, लेकिन क्यों? वजह तुम जानती हो, मैं तुम्हें इन हालातों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, आकाश ने कहा। तो दीक्षा हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारे इस साथ के लिए मैं खुदगर्ज नहीं हो सकती। यह जॉब सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, अंकल आंटी के लिए भी बहुत जरूरी है। आकाश, तुमने मेरे बारे में तो सोच लिया, लेकिन उनका क्या? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मेरे लिए तुम भी उतनी ही जरूरी हो जितने वो। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।